जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों भरपूर स्वागत है आपका अपने चैनल सारथी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल मैंने वादा किया था कि 9 और 10 के बीच में आप लोगों को कौन सी वीडियो मिलेगी, जियोग्राफी की पूर्वावलोकन मिलेगी। उसी की सीरीज में आज ये दूसरा लेक्चर होने वाला है और आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम लोग आसंक्षीय विस्तार और देशांतर विस्तार आज ही के टॉपिक में निपटा देंगे और सारे जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी, अगर समय बचता है जैसे 30 मिनट के अंदर अंदर देखेंगे हम लोग क्या क्या निपटा सकते हैं। निपटाना इस तरीके से कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों से छोड़नी नहीं है और कोई भी फालतू चीज़ आप लोगों को बतानी नहीं है, जो बेफजूल की चीज़ें हैं जो पेपर में नहीं आने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों जो आपका अपना चैनल है सारथी स्टडी पॉइंट, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई सी भी वीडियो बनाएं तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग जल्द से जल्द लाभ पहुंचा सके। दोस्तों अगर वीडियो में किसी प्रकार की दिक्कत रहती है, अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल सके। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ना ज़्यादा देरी करते हुए। चलो तो आशांशीय विस्तार पहले हम लोग जान लेते हैं। अक्षांश का मतलब क्या हो जाता है, जैसे ये पृथ्वी है, यार गलत बन गई पृथ्वी, एक सेकंड में दोबारा बनाता हूँ। ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ से जो पूरब से जो पश्चिम की ओर रेखाएं जाती हैं, ये कौन सी विषुवत रेखा है जिसे भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। तो जो पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, आशांशीय रेखाएं। उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, आशांशीय रेखाएं। अब अक्षांश किसे कह देते हैं, तो अक्षांश की परिभाषा यहाँ पे बिल्कुल अच्छी सी दे रखी है कि पृथ्वी के केंद्र से, इधर देखिए मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी का केंद्र है ना, वहाँ से मापी गई कोणीय दूरी को हम लोग क्या कह देते हैं, अक्षांश कह देते हैं। और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी में अगर वास्तविक तौर पर देखी जाए ना तो कोई सी भी रेखाएं नहीं है। अच्छा रेखाएं नहीं है तो इन्हें रेखाएं हम लोगों ने, ये आशांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहाँ से आ गई हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हम लोगों ने अपनी मर्जी से क्रिएट की हैं। अच्छा क्रिएट क्यों की गई हैं, तो क्रिएट इसलिए की गई हैं ताकि हम लोग किसी भी जगह की इसकी स्थिति पता कर सकें कि एग्जैक्टली में वो जगह है कहाँ पे हो रखी है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो बाकायदा पूरा पता चल सके। इस वजह से हम लोगों ने ये काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं, ठीक है। आगे बात की जाए तो वही मैंने जैसे आप लोगों को बताया, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं तो ये पृथ्वी के चारों ओर पूरब से कहाँ हो रखी हैं, पूरब से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं। जैसा कि मैंने बता दिया विषुवत रेखा से किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री होती है, जो 0 डिग्री या भूमध्य रेखा को कहते हैं। तो ये चारों ओर हैं पृथ्वी के, कहाँ हैं, चारों ओर के। अब हम लोग आगे चल लेते हैं, थोड़ा अगर आगे चलें तो आगे हम लोगों को पता चलता है कि जो पृथ्वी को ना 2 बराबर भागों में किसने बांट रखा है, तो 0 डिग्री अक्षांश ने, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, भूमध्य रेखा कह देते हैं। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य रेखा को और क्या कहते हैं, तो हम लोग कह देते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। आगे बात की जाए तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये मान लो पृथ्वी है तो ये विषुवत रेखा है, तो इसका जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग कह देते हैं उत्तरी गोलार्ध कह देंगे, और जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग क्या कह देंगे, दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। विषुवत रेखा किसे कहते हैं, विषुवत रेखा उसे कहते हैं जो 0 डिग्री पे होती है और ये पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर होती है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं, यानी किसके समांतर होती हैं। अगर समांतर की बात की जाए तो ये किसकी होती हैं, विषुवत रेखा के समांतर होती हैं, विषुवत रेखा के समांतर होती हैं। अच्छा और भी अगर एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं जो इसके अंदर दे नहीं रखी है, दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है, जैसे मान लो पृथ्वी है ना और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं ना तो इन रेखाओं की क्या लंबाई होती रहती है, कम हो जाती है। लंबाई क्या होती रहती है, कम होती रहती है, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं, हमेशा क्या रहती हैं, समांतर रहती हैं। आगे हम लोग चलें तो दक्षिणी गोलार्ध तक अपना हो गया था। अब इसके अंदर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो रह नहीं रहा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके बाकायदा बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैप में दे रखी है कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो रखी है।
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कह देते हैं और क्या कह देते हैं, विषुवत रेखा भी कह देते हैं। ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। वास्तविक में पृथ्वी पे ऐसी कोई भी रेखाएं नहीं है। ये कौन सी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। जो ऊपर का और भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उत्तरी गोलार्ध कह देते हैं। और जो नीचे का भाग होता है इसे हम लोग क्या कह देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कह देते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, इसी के साथ हम लोग क्या जान समझ लेते हैं, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसने कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। उत्तर से क्या होती हैं, दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से क्या होती हैं, दक्षिण की ओर होती हैं। अच्छा, और दूसरी बात कीजिए, जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, यही क्या हो रखा है, मानक समय हो रखा है। ये इंटरनेशनल जो मानक समय हो रखा है ना, ये कहाँ से रेखा जाती है, तो ग्रीनविच। और ग्रीनविच कहाँ पड़ती है, तो ब्रिटेन के, ब्रिटेन में एक जगह है, वहाँ से क्या पड़ती है, ग्रीनविच। तो वहाँ से ये रेखा जाती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। किसे क्या देते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को। और इसे क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा। इसी के सापेक्ष में जो किसी भी देश का जो समय का मापन किया जाता है, समय का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर होगी, उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। पूर्व से पश्चिम वाली को क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो और थोड़ा हम लोग आगे चलें, तो और आगे हम लोग चलें तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं ना, अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये अक्षांश रेखाएं। तो जो जैसे मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, फिर कुछ होएगी, ये कुछ होएगी, तो इनके बीच में कितने कितने डिग्री का गैप है, तो 1 डिग्री का। कितने डिग्री का, 1 डिग्री का हो रखा है। और बात कीजिए उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं हो रखी हैं, तो 89 हो रखी हैं। कितनी हो रखी हैं, 89। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितनी रेखाएं हो रखी हैं, अक्षांश रेखाएं, 89। और उत्तरी गोलार्ध में भी 89। और ये 0 डिग्री का रेखा, तो टोटल कितनी हो जाती है, देखो 89 कितने हो गए, 178। और प्लस में एक जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, उसे भी तो काउंट करेंगे, उसे भी तो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो दोबारा समझो, दोबारा एक बार समझाता हूँ कि क्योंकि कई बच्चों को ना ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। जैसे ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो हमने पढ़ा है कि सर आपने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं, दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे भी तो काउंट करेंगे। तो 89 और 89 के कितने हो गए, 178 हो गए। और 178 में 1 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 179। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी रेखाएं होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होती है, और टोटल रेखाएं कितनी होती हैं। ठीक है, टोटल रेखाएं कितनी होती हैं। अगर इनकी बात की जाए, किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की लगभग दूरी कितनी होती है, जैसे मान लो इन दोनों के, ये एक रेखा है, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो दूरी की बात की जाए ना, तो इन दोनों की मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा। तो बात क्या कर रखी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कह देते हैं, काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। क्या कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। जैसे ये बात की जाए, पृथ्वी है, तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो इन्हें जब मिलाने वाली रेखा को, हम लोग क्या कह देते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, समझे। तो ग्रीनविच जो शहर है ना, वो कहाँ का शहर है, तो लंदन से। जो ग्रीनविच शहर है ना, वो लंदन से, तो ये जो रेखा है ना, वो लंदन से होकर गुजरती है। तो इसी की वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, आगे बात की जाए तो प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कह देते हैं, देशांतर रेखाएं कह देते हैं। देशांतर रेखाएं क्या समांतर नहीं होती हैं। क्या याद हमें रखना है कि देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। कॉमन सी बात है यार, ये लोग आप लोग भी बता सकते हो कि भैया समांतर होंगी कि या नहीं होगी। ये पृथ्वी है, ये हमारी ये विषुवत रेखा है, ये एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। अब ये रेखा तो इस तरीके से गोल गोल होती हैं, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, तो ये इस तरीके से होती हैं। ये इधर से जाएगी, ये इधर से जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो ये एक दूसरे के समांतर कहाँ होंगी, क्योंकि यहाँ पे जाके ये
यहाँ पे जाके ख़त्म हो जा रही हैं, यहाँ पे जाके इसके अंदर। तो ये समांतर क्या है, क्योंकि समांतर तो ऐसे होंगी ना, ऐसे मतलब एक दूसरे के बराबर में जा रही हो, तो ये तो बराबर में जाती ही नहीं है। इसलिए अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, और देशांतर रेखाएं होती हैं ये कभी भी समांतर नहीं होती हैं, कभी भी समांतर नहीं होती हैं। आगे बात की जाए तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। और विषुवत रेखा क्या इसने बोला है, इसने क्या बोला है, देखो दोबारा समझो। इसने क्या बोला कि ध्रुवों से, जो ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इसे हम लोग समझते हैं, ये इधर मैप से समझते हैं। देखो यहाँ पे ध्रुव है, यहाँ पे ध्रुव है। अब ध्रुव से हम लोग क्या विषुवत रेखा की ओर जाएंगे। विषुवत रेखा कहाँ होगी, इधर मान लो बीच में होगी, है ना। तो जब हम लोग इधर जा रहे हैं तो इसकी मध्य की दूरी क्या बढ़ रही है ना, यहाँ पे देखो बिल्कुल कम है, यहाँ पे जो कम है, और यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो आई बात समझ में। तो वही बात ये यहाँ पे कह रहा था, वही बात क्या कह रहा था यहाँ पे ये कह रहा था। अच्छा, आगे बात की जाए कि जो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतर दूरी कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर। 111.33 किलोमीटर कहाँ पे होती है विषुवत, ये देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी, तो विषुवत रेखा पर, ठीक है। आगे बात की जाए हम लोग, आगे अगर बात करें भारत की अगर बात हम लोग करें तो हम लोगों को पता है कि जो भारत का विस्तार हो रखा है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हो रखा है। जो इंडिया का है ना, जैसे हम मान लो इंडिया बनाते हैं, एक सेकेंड, इंडिया का मैप अगर बनाए तो कुछ इस तरीके का होता है। मतलब ये अच्छा, एक सेकेंड, मैप सही नहीं बना यार। चलो जैसा मर्जी है, इस तरीके से मान लेते हैं ये क्या है, इंडिया का मैप हो रखा है। तो इंडिया की जो मैप हो रखा है ना, अब उत्तरी अक्षांश कहाँ होगा, इधर होगा उत्तरी अक्षांश। क्योंकि आप लोगों को मैंने कल वाला टॉपिक पढ़ाया है, मैंने उसमें बाकायदा बता रखा है कि इंडिया की स्थिति कहाँ पे एक्चुअल में बैठता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे विनती यही करूँगा कि दोस्तों वो वीडियो जो आप लोग ज़रूर देख लें। तो यहाँ की बात की जाए ना, तो यहाँ पे जो इंडिया का हो रखा है वो कितने डिग्री पे हो रखा है, तो 6.45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट पे हो रखी है। यहाँ पे ये उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साउथ में अगर देखें, साउथ में देखें तो यहाँ पे इसका कितना हो रखा है, 37.6 उत्तरी अक्षांश हो रहा है। तो इसके मध्य में कि इंडिया की स्थिति हो रखी है। ये तो हम लोगों ने बात करी अक्षांश की, ये कहाँ की बात कर ली हम लोगों ने, अक्षांश की। दूसरा बात करें अगर इसकी मुख्य भूमि, लेकिन इसकी मुख्य भूमि की बात करें ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट है। कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। अब वही बात करें हम लोग 68 डिग्री, जो यहाँ पे दे रखा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक। कहने का मतलब ये हो रखा है कि जैसे मान लो हम लोग ये इंडिया मान लें, तो यहाँ पे हम लोगों को पता हो रखा है, अगर मुख्य भूमि से गिनी जाए, अगर इंडिया की मुख्य भूमि से देखी जाए तो 8.4 उत्तरी अक्षांश होता है। कई बार 6 डिग्री 45 भी उत्तरी अक्षांश देता है। लेकिन दक्षिण में देखी जाए तो दक्षिण में कितनी हो रखी है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होता है। बात की जाए देशांतर की, अगर देशांतर की बात की जाए तो 68.7 पूर्वी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 97.25 पूर्वी देशांतर, 97.25 पूर्वी देशांतर। दूसरी बात की जाए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कह देते हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रखी है और जहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली बहुत ज़्यादा हो रखी होती है, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हो जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। लेकिन बात की जाए इंडिया की, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि भारत जो है पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है,
लेकिन भारत जो है पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भारत की है स्थिति हो रखी है वो 8/4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37/6 उत्तरी अक्षांश तक के मध्य हो रखी है। तो इसका मतलब सर आपने ये भी बताया कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जो इंडिया है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूर्णतः नहीं है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पूर्णतः नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि भारत के अंदर जो है ना, भारत के अंदर उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्र हो रखे हैं। अब थोड़ा और देख लेते हैं अगर कुछ बचा हो, उसके बाद नहीं हम लोग क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। क्वेश्चन पे क्या चलते हैं, क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। इसमें कुछ है, हाँ एक बात और समझ लेते हैं कि जो अक्षांश है 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की ओर 90 की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। जैसे मान लो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो गया, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा होगी। अब यहाँ से अगर हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे मान लो 23.5 डिग्री की होगी, 45 डिग्री की होगी, 66.5 डिग्री की होगी, और यहाँ पे क्या होगी 90 डिग्री का अक्षांश होएगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो दिन और रात में क्या आता है, दिन और रात की अवधि में क्या आता है, अंतर आने लगता है। दिन और रात की अवधि में क्या आने लगता है, अंतर आने लगता है, अंतर आने लगता है। आई बात समझ में? और क्या कह रहा है ये, और कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव, जो अक्षांश का प्रभाव होता है दक्षिणी से उत्तरी की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, दिन की और रात की अवधि पर पड़ता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चल लेते हैं कि अब इसमें हम कह रहे हैं कि भारत का विस्तार बताइए। तो मैंने क्या बताया था, इधर 8/4 से लेकर 37/6 तक था ना। तो 8/4 तो इस सब में दे रखा है, लेकिन मैंने क्या ऐसा बताया था 8/4 से लेकर इतना 37/17 मैंने बताया था? नहीं, 37/6 कहीं है इसमें, 37/6 है, 37/6 नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, डी द राइट ऑप्शन, डी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा। अब देखिए ये आईएएस का क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप लोगों का अक्षांश क्लियर हो रखा है ना कि कौन कौन सी रेखा है अक्षांश से, मतलब कौन कौन से राज्य अक्षांश से, किस अक्षांश से कौन से राज्य जा रखे हैं। अब जैसे सिक्किम की बात की जाए तो ये फिर मैप होना चाहिए उसके लिए इस तरीके से। तो सिक्किम की अगर बात की जाए, सिक्किम इधर पड़ जाता है, तो यहाँ से कौन कौन से इसके सामने राज्य होएगा आपको ये बताना है। तो अगर यहाँ की बात की जाए तो सिक्किम के समांतर जो अक्षांश रेखा पे जाती है तो वो राजस्थान जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अब राजस्थान देखिए कहीं है, तो हाँ ए ऑप्शन दे रखा है, तो राजस्थान। देखो सिक्किम से गुजरने वाली राजस्थान से होकर भी गुजरेगी। आगे बात की जाए, ये राजस्थान स्पेशल है, इसे हम छोड़ सकते हैं। अब भारत एवं कर्क रेखा, थोड़ा भारत और कर्क रेखा समझ लेते हैं हम लोग। जो 23.5 डिग्री रेखा होती है ना, उसी को मतलब जो 23.5, जैसे मान लो ये इंडिया हो रखा है, ये इंडिया और ये मतलब वर्ल्ड हो रखा है, पृथ्वी हो रखी है। तो पृथ्वी में ये क्या हो जाती है, 0 डिग्री रेखा हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, मैं दूसरा कलम ले लेता हूँ, हाँ एक सेकेंड। अब ये जैसे मान लो ये कौन सी रेखा थी, ये अपनी 0 डिग्री रेखा है, ये जो मैं बना रहा हूँ बैगनी वाले से, ये 0 डिग्री रेखा है। अब ये क्या हो गया, नॉर्थ आला हो गया, ये आला क्या हो गया, साउथ आला हो गया। तो ये जो रेखा होगी ये 23.5 डिग्री साउथ वाली होगी, फिर कौन सी आएगी 45 डिग्री आएगी, फिर कौन आएगी 66.5 डिग्री आएगी, और लास्ट में यहाँ पे कौन सी आएगी 90 डिग्री आएगी। इसी तरीके से सेम ऊपर भी होएगा, सेम क्या होएगा ऊपर, ये 23.5 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन ये उत्तरी है, ये 45 डिग्री इधर आ जाएगी, ये 66.5 डिग्री यहाँ आ जाएगी, और ये कितना आ जाएगी 90 डिग्री। तो अब हमें समझना क्या है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं, जो ये होती है उत्तरी साइड में, जो होती है उत्तरी साइड में जो 23.5 डिग्री पे होती है अक्षांश रेखा जो होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, कर्क रेखा कह देते हैं। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन याद करने की बात हमें क्या है, लेकिन याद करने की बात ये हमें रखनी चाहिए कि जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है 23.5 डिग्री पे,
दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री पे होती है उसे हम लोग कर्क कहने के बजाय क्या कह देते हैं, मकर रेखा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मकर रेखा कह देते हैं। तो यही आप लोगों को समझाना था। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, ये जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री से जाती है, मतलब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमें पता है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, इसकी कोई ट्रिक भी है सर? हाँ, तो इसकी बिल्कुल ट्रिक हो रखी है। क्या ट्रिक है इसकी? तो मित्र पर गमछा झार। तो झार से क्या हो गया, झारखंड हो गया। मा से क्या हो गया, मी से क्या हो गया, मिजोरम हो गया। त्रा से क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया। पा से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। रा से क्या हो गया, राजस्थान हो गया। मित्र पर गा से क्या हो गया, गा से क्या हो गया, गा से हो गया गुजरात हो गया। मा से क्या हो गया, एमपी हो गया। छा से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। यानी मित्र पर गमछा झार टोटल कितने हो गए, 8 राज्य। जहाँ 8 राज्य ये कौन से हैं, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे और बाकायदा अच्छे तरीके से बता रखा है। यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, बाकायदा मैप से पता चल जाएगी कि कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा निकलती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पहले ही बता दिया है कि मित्र पर क्या, गमछा झाड़ दे, मित्र पर गमछा झाड़ दे। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, जैसे गुजरात से जा रही है, फिर कौन से, राजस्थान से जा रही है। यहाँ पे देखिए हल्का सा पार्ट राजस्थान से भी जा रहा है, फिर एमपी से जा रही है, फिर छत्तीसगढ़ से होके जा रही है, फिर ये झारखंड है, और झारखंड के बाद कहाँ से, ये बंगाल से जा रही है, ये त्रिपुरा से जा रही है, फिर ये मिजोरम से जा रही है, ये मिजोरम से जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करना क्या ना भूलें। अच्छा, और थोड़ा हम लोग बात करें आगे, हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि सूर्य के उत्तरायण में, यानी सूर्य के उत्तरायण से मतलब कहने का ये है कि जब सूरज जो होता है भूमध्य रेखा के उत्तर में होता है। अब भूमध्य रेखा मैंने पहले ही बता रखी है, ये क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। और जब सूरज क्या इसके उत्तर साइड में होता है, यानी ऊपर में होता है, ठीक है, होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि क्या बढ़ जाती है, दिनों की अवधि बढ़ जाती है। अब कॉमन सी बात है, जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होएगा, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर होएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में होएगा, तो वहाँ पे जो जितने भी देश हो रखे हैं, कॉन्टिनेंट हो रखे हैं, वहाँ पे जो दिन की अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना। जैसे मान लो ये सूर्य है, तो यहाँ पे इसकी रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या दिन की अवधि क्या बढ़ जाएगी। लेकिन दिन की अवधि बढ़ जाएगी तो रात की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर यहाँ पे दिन की अवधि ज़्यादा है तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, दिन की अवधि कम होगी, दिन की अवधि कम होगी, और रात की अवधि क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, आगे हम लोग बात कीजिए, जो 21 जून को जो होता है ना, सूर्य उत्तरायण में होता है, और ये सर्वोच्च बिंदु पर होता है, सर्वोच्च बिंदु पर होता है। अच्छा, इसीलिए क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है कि बताइए वो कौन सा दिन है जहाँ पे दिन सर्वाधिक दिन की अवधि लंबी होती है। तो वो कौन सा दिन होता है, 21 जून वाला। कौन सा दिन होता है, 21 जून वाला। 21 जून में क्या होता है, जो दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होती है, दिन की अवधि क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और आगे बात की जाए, जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। माही नदी एक आप लोगों को पता होगा, जो माही नदी है ना, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या होती है, जो माही नदी है ना, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब थोड़े जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, वो कौन कौन सी कर्क रेखा के पास में जो स्थित हैं, उन राज्यों का नाम पता होना चाहिए हमें, मतलब जो राज्य हैं या स्थल हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि अगरतला 23.5 डिग्री 50 मिनट पे है, गांधीनगर 23 डिग्री 90 मिनट पे है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे है, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे है, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट पे है, और नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट पे है, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट पे है, और वाराणसी यानी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बनारस भी कह देते हैं, ये 25 डिग्री 18 मिनट पे है, और भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पे है। 23 डिग्री क्या है, 25 मिनट पे है।
तो आगे हम लोग अब चल लेते हैं। अब हम लोगों का ये टॉपिक हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगी, आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। फिर क्या करिए, आप लोग मौज करिए। तो देखते हैं हम लोग कि पहला इजी सा क्वेश्चन दे रखा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो हम लोगों ने क्या बोला था, मित्र पर क्या झाड़ दे गमछा झाड़, मित्र पर क्या झाड़ दे गमछा। तो पहले ये देखिए 1990 का है और 2000 में क्या हुआ है, हम लोगों को पता है कि सर 2000 में जो छत्तीसगढ़ जो 2000 में 3 राज्य जो हुए थे अलग हो गए थे, 3 राज्य हो गए थे अलग हो गए थे। बिहार से झारखंड अलग हो गया था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था और यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया था। तो सर जो उस समय मतलब झारखंड यानी बिहार और झारखंड एक ही हुआ करते थे। तो यहाँ से कौन सी रेखा जाती थी, कर्क रेखा। कर्क रेखा यहाँ से जाती थी क्योंकि झार, मित्र पर गमछा झार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी द राइट ऑप्शन, बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमें पता है गुजरात से होकर गुजरती है, यूपी से गुजरती है, नहीं गुजरती। तो थर्ड किस में, थर्ड इसमें ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। देखो मुझे ये बस खाली पता था कि यूपी से नहीं जाती है, तो मैंने इसे एलिमिनेट करके सीधा आंसर पे पहुंच गया है। यानी 1 to 4, 1 to 4 आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। छत्तीसगढ़ से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है। और देखिए यूपी पीसीएस 2017 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर पूछ रहा है कर्क रेखा गुजरती है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रखे हैं कर्क रेखा का। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो त्रिपुरा से भी गुजरती है सर, मिजोरम से भी आपने बताया था, एमपी से भी बताया था, यानी सभी से गुजरती है, सभी से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सर आपने बताया था 8 से गुजरती है, मित्र पर गमछा झार 8 से गुजरती है, यानी बी इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत का कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऐसे तो 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन इनमें कौन सा है, जम्मू कश्मीर से नहीं, इसमें से तो नहीं, बिहार से नहीं, हिमाचल प्रदेश से नहीं, झारखंड से, यस झारखंड से गुजरती है क्योंकि झार। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मतलब कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। मणिपुर से क्या बोला था मैंने, नहीं सर मणिपुर आपने नहीं बोला था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम, मतलब कर्क रेखा के पास में स्थित है, वो राज्य हमें बताना है। तो देखिए अगरतला दे रखा है, गांधीनगर दे रखा है, उज्जैन दे रखा है, जबलपुर दे रखा है। अब दोस्तों ये ना डायरेक्ट है ना फैक्ट का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्या है, फैक्ट का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को बाकायदा इनकी स्थिति पता है तो आप लोग सही कर जाओगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इन राज्यों, इन स्थलों से बात की जाए, अगर इन स्थलों में से बात की जाए तो सबसे पास में जो कर्क रेखा के स्थित है उस स्थल का नाम हो रखा है गांधीनगर। क्या नाम हो रखा है, गांधीनगर। देखिए क्योंकि गांधीनगर जो हो रखा है वो 23 डिग्री 19 मिनट पे है, 23 डिग्री 19 मिनट पे है, लेकिन जो कर्क रेखा हो रखी है वो 23.5 डिग्री पे हो रखी है। तो इससे कितने 11 मिनट आगे हो रखी है। और बाकी देखिए अगरतला 23 मिनट 50 मिनट, यानी 23 डिग्री 50 मिनट पे, यानी 20 मिनट कम हो रखी है इससे। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट पे हो रखी है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट पे हो रखी है। आगे देखें तो देखिए निम्नलिखित नगरों में से कौन सी कर्क रेखा के निकट है, कर्क रेखा के कौन से निकट हो रखी है, तो कोलकाता निकट हो रखा है, कोलकाता निकट हो रखा है। दोस्तों इसमें बस आप लोगों को फैक्ट ही पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट नगर हो रखे हैं ना उनके बारे में आप लोगों को इनकी स्थिति पता होनी चाहिए। जैसे कि वो कौन से अक्षांश पे स्थित है, कौन से देशांतर से जाती है, और कौन से जो नगर हैं सेम अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप लोगों को नॉलेज होने चाहिए, तो आप लोगों से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब जैसे दिल्ली फेमस हो रखा है, कोलकाता फेमस हो रखा है, जोधपुर, नागपुर, ये सब फेमस होने वाली सिटीज हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलें। तो कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटते हैं। सर आपने चिल्ला के बताया था कि सर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा। तो सर वही कहाँ है, सी है, सी है। सी कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, सी कहाँ से हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों को सही से पढ़ना है, अगर क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। इसने क्या बोला है, अक्षांश,
क्या बोला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। उसने वर्ल्ड की बात नहीं करी, पृथ्वी की बात नहीं की कि हम लोग भूमध्य रेखा लगा देंगे। उसने बात की है इंडिया की। किसकी बात की है, इंडिया की। इंडिया को कौन 2 बराबर भागों में बांटता है, तो सर आपने बताया था कि कर्क रेखा है वो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा देखिए, ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, यानी ये कर्क रेखा नहीं है, मकर रेखा है। कौन सी है, मकर रेखा है। हम लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि उत्तर में बात कर रहा है कि दक्षिण में बात कर रहा है। तो ये कौन सी है, मकर रेखा हो रखी है। और कर्क रेखा कौन सी होगी, डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखिए ये तो कर्क रेखा पे ही है, ये कर्क रेखा पे नहीं हो रखा है, यानी ए तो हो नहीं सकता, ए तो हो नहीं सकता है। दूसरा, मिजोरम भी कर्क रेखा पे स्थित है, त्रिपुरा भी स्थित है, यानी बचा कौन सा, बी। तो बी इज द राइट आंसर। वही देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो इजीली वे में क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। आगे हम लोग थोड़ा देखें, आगे देखते हैं कि कह रहा है जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है, सूर्य उत्तरी उत्तरायण में होता है, मतलब उत्तरी अक्षांश में होता है। और उत्तरी अक्षांश में होने के कारण वहाँ पे क्या होती है, दिनों की अवधि ज़्यादा होती है। अब दिनों की अवधि ज़्यादा होती है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सूरज होता है कि ये इन राज्यों में से कौन उत्तरी में होंगे। तो जैसे हैदराबाद हो रखा है, हैदराबाद तो नीचे साउथ की साइड में है, तो ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। चेन्नई भी नहीं होता है, क्योंकि ये भी साउथ की साइड में हो रखा है। भोपाल बीच में हो रखा है, इधर बीच में हो रखा है भोपाल। लेकिन दिल्ली यहाँ पे हो रखी है, दिल्ली उत्तर की साइड में हो रखी है। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थिति है, यानी पास में स्थित है, हमें बताना है। ये वही डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन। देखिए जबलपुर यहाँ पे क्या हो रखा है, सबसे पास में स्थित हो रखा है इन सिटीज में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वही कह रहा है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है। तो हम लोगों को पता है सर, आप लोगों ने बताया था माही जो नदी है वो 2 बार काटती है। किसे काटती है, तो कर्क रेखा को काटती है। अच्छा, ये माही नदी कहाँ की है, तो ये कहाँ की हो रखी है, एमपी की। एमपी से उद्गम होता है इसका, एमपी से उद्गम होते हुए ये कहाँ, राजस्थान गुजरात में प्रवाहित हो जाती है। और गिरती कहाँ पे जाते हैं, तो गिरती कहाँ पे जाके, खंबात की खाड़ी में। अच्छा, खंबात की खाड़ी कहाँ पे हो रखी है सर, तो सर जैसे अब ये इंडिया का मैप बनाते हैं ना साउथ में, कि ये इंडिया का मैप बन गया, तो यहाँ पे ये खंबात की खाड़ी है और यहीं पे आके गिर जाती है, यहीं पे आके गिर जाती है। तो समझ में आ गया सर। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग क्या होने लगेंगे, बोर होने लगेंगे। आप लोग क्या होने लगेंगे, बोर होने लगेंगे। तो ये बाकी नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं हम लोग। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। और उससे पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट हो रखी है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो, हमें पता चले कि कौन सी हम गलती कर रहे हैं और कहाँ पे सुधार करना चाहिए और आपको कैसे बेस्ट दिया जा सकता है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें ज़रूर, वीडियो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।